नमस्कार, मैं हूं सौर्या बाम्स। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, NCISM का एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2023। अगर आप एक AUSH स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिशनर हैं, तो समझ लीजिए कि यह रेगुलेशन सीधे सीधे आपके प्रोफेशन के भविष्य को तय करता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में आता है, कानूनी तौर पर एक आयुष प्रैक्टिशनर क्या कर सकता है और क्या नहीं। हमारी डिग्री हमें क्या करने की इजाज़त देती है, हमारी प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्या हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर मेडिकल प्रोफेशनल को पता होना चाहिए। और इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलता है इस ऑफिशियल नोटिस से। ये फरवरी 2024 में नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी NCISM ने जारी किया था। यही वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो प्रैक्टिशनर्स के अधिकारों और उनके प्रैक्टिस के दायरे को बिल्कुल साफ करता है। तो आज हम इसी को डीकोड करने वाले हैं। लेकिन आखिर इस रेगुलेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी ISM प्रैक्टिशनर्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स सेट करना। और तीसरा, उन्हें कानूनी सुरक्षा देना। बेसिकली ये आपके प्रोफेशन को मजबूत और सुरक्षित बनाने की एक कोशिश है। तो चलिए अब सीधे इसके डिटेल्स में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, जो हमें बताता है कि एक प्रैक्टिशनर के तौर पर आपके 4 कोर राइट्स यानी मुख्य अधिकार क्या हैं। तो ये रेगुलेशन आपको 4 मेन अधिकार देता है। पहला, आप अपने नाम के साथ टाइटल और प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं और एक एक्सपर्ट के तौर पर गवाही दे सकते हैं। तीसरा, आप कुछ सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य हो जाते हैं। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की प्रैक्टिस करना। और हाँ, आज हमारा पूरा फोकस इसी चौथे अधिकार पर रहने वाला है। ओके, तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 2। ये वो पार्ट है जो हर कोई जानना चाहता है। आपकी प्रैक्टिस का स्कोप यानी आपका दायरा क्या है। और ये सब रेगुलेशन 19 में बहुत विस्तार से बताया गया है। और इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है ना, वो बहुत ही सिंपल और सीधा है। आपकी प्रैक्टिस आपकी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग से बंधी हुई है। आसान भाषा में कहें तो जो आपने अपनी डिग्री में पढ़ा है, जो ट्रेनिंग ली है, बस वही आपकी लीगल बाउंड्री है। सिंपल एज दैट। और ये बात नोटिस का सबसेक्शन 1 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। इसमें साफ लिखा है कि प्रैक्टिशनर को अपनी योग्यता की सीमा तक और अपनी योग्यता के अलावा अपनी ट्रेनिंग की सीमा तक ही प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा। ये लाइन ही सब कुछ तय कर देती है और इसे समझना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ दवा लिखना तो नहीं है ना? इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल और मेडिकल प्रोसीजर्स का क्या? चलिए देखते हैं कि नोटिस इस बारे में क्या कहता है। तो यहाँ सबसेक्शन 2 और 3 उसी प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हैं। ये कहते हैं कि एक प्रैक्टिशनर को अपनी योग्यता की सीमा तक किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने, कोई जांच की सलाह देने या कोई प्रोसीजर करने का पूरा अधिकार है। फिर से वही बात, सब कुछ आपकी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग पर ही निर्भर करता है। इतना ही नहीं, नोटिस आज की मॉडर्न प्रैक्टिसेस के 2 और जरूरी पहलुओं को भी शामिल करता है। सब सेक्शन 4 के मुताबिक आपको अपनी ड्यूटी के तहत इमरजेंसी प्रोसीजर्स करने का अधिकार है। और सब सेक्शन 5 के तहत आप ऑफिशियल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए टेलीमेडिसिन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो आप जानते हैं आज के समय में कितना जरूरी हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। और ये सेक्शन 2 ऐसे एरिया पर फोकस करता है जिनको लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है, मॉडर्न एडवांसमेंट्स और स्पेशलाइजेशन। हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है कि पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक विज्ञान में तालमेल कैसे बिठाया जाए। ये नोटिस इस पर एक बहुत ही साफ दिशा देता है। यहाँ पर सबसेक्शन 6 एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन बनाता है। आपको अष्टांग आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसे मॉडर्न एडवांसमेंट्स के साथ सप्लीमेंट किया जाना चाहिए। कौन से एडवांसमेंट्स? वो जो आपके करिकुलम में पढ़ाए गए हैं और जो आयुर्वेद के कॉम्पेंडियम्स में बताए गए हैं। तो ये परंपरा और आधुनिकता का एक ऑफिशियल संगम है। तो ये तो हुई ग्रेजुएट्स की बात, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की है यानी पोस्ट ग्रेजुएट्स? हाँ, उनके लिए भी एक खास प्रावधान है। रेगुलेशन 25 का सब सेक्शन 5 साफ साफ कहता है कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के पोस्ट ग्रेजुएट को अपनी स्पेशलिटी के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में आपकी भूमिका को आधिकारिक मान्यता देता है। तो ये सारे नियम सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आखिर ये जमीन पर उतरेंगे कैसे? पूरे देश में लागू कैसे होंगे?
इसका जवाब है हमारे आखिरी सेक्शन 4 में कार्यान्वयन का मार्ग। और यहाँ पर आता है सबसे जरूरी कदम। NCISM ने सभी राज्य बोर्डों को ये निर्देश दिया है कि वे अपने राज्य अधिनियम में जरूरी बदलाव करके इन विनियमों को लागू करें। तो ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, ताकि नियम पूरे देश में एक समान रूप से लागू हों। तो इन सब चीजों का अंतिम लक्ष्य क्या है? बड़ी तस्वीर क्या है? लक्ष्य है पूरे भारत में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स के लिए एक यूनिफाइड हाई स्टैंडर्ड स्थापित करना। ये आपकी प्रैक्टिस को मानकीकृत और सुरक्षित करता है, चाहे आप देश के किसी भी कोने में हो। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये राष्ट्रीय मानक आने वाले समय में भारत में इंटीग्रेटेड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ के भविष्य को कैसे आकार देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। तो ये था इस महत्वपूर्ण नोटिस का एक विस्तृत विश्लेषण। मैं हूं सौरबाम्स। अगर आपको ऐसे ही और टॉपिक्स पर क्लैरिटी चाहिए जो आपके करियर के लिए मायने रखते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।